राजकुमारी अरुंधति ने जब यह सुना तो उसने सर उठाकर राजा की तरफ देखा, फिर अपने चाचा की तरफ, जिनके चेहरे पर अब कहीं ना कहीं डर दिख रहा था। शायद अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए। ये तो गलत है। किसी एक व्यक्ति के अपराध के लिए पूरे परिवार को मृत्युदंड देना सही नहीं है। राजकुमारी के अंदर की नैना तड़प उठी। वह किसी के साथ भी गलत नहीं होने देने सकती थी, तो वह आज कैसे गलत होने दे सकती थी। वह फौरन राजा के सामने खड़ी हुई। महाराज, इतनी जल्दी किसी को दंड देने के लिए ठीक नहीं होगा। क्या आप कह रही हैं? राजकुमारी जबकि महामंत्री पर सारे अपराध साबित हो चुके। राजा ने नागवार से राजकुमारी अरुंधति की बातों को काटते हुए कहा। अरुंधति ने अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने घुटने के बल बैठ गई। महाराज, आपसे निवेदन है, इतनी जल्दी किसी बात पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। वही राज और बाकी लोग उसे हैरान होकर देख रहे थे। अरुंधति ने खुद अपने चाचा को पकड़वाने के लिए मेहनत की थी, अब क्यों वह उनके लिए बोल रही थी? वही उसके चाचा भी हैरान नजरों से उसे देख रहे थे। आप कुछ कहना चाहती है? राजकुमारी रानी रूपमती उसको देखते हुए कहने लगी। रानी रूपमती भी एक विद्वान महिला थी। उन्होंने राजकुमारी को इस तरह पैरों पर गिरते हुए देखा तो वे समझ गई कोई न कोई बात ऐसी है जो राजकुमारी ने अपने पैरों पर गिरने पर मजबूर कर दिया। महाराजा, आप राजकुमारी की बातों को सुनने समझने की विनती करती है। रानी है अपने स्थान से उठकर राजा के हाथों पर हाथ रखते हुए आंखों से इशारा किया। ठीक है, महामंत्री की सजा 1 सप्ताह के लिए टाली जाती है, इसके बाद ही इनको दंड देने का निर्णय लिया जाएगा। ये कहते हुए राजा रानी हाथ पकड़कर दरबार से निकलते हुए चले गए। भाई उसके पीछे सारे मंत्री एक दूसरे से बात करते हुए निकल गए। वही सभी राजकुमारी अरुंधति को डरे हुए देख रहे थे। उन सब के समझ में आ गया वह कोई एक मामूली राजकुमारी नहीं, आने वाली भविष्य में एक ताकतवर व्यक्ति होगी। उसे बचकर ही रहना होगा। उन लोगों के लिए अच्छा था। आज उसका दूसरा मकसद भी पूरा हो गया। हर्ष के राजा बनने के लिए उसका एक और कदम साबित हो गया। अब हर्ष को राजा बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। वह यही तो चाहती थी, यह उसका दूसरा मकसद था। सभी लोग, मंत्री, महामंत्री पद के लोग उनसे डरे हुए आगे चलकर हर्ष के राजा बनने में कोई अड़ंगा नहीं हटाएंगे। सभी लोग राज दरबार से बाहर निकल गए। सिर्फ राजकुमारी अरुंधति ही, राजकुमार राज आदित्य जय विजय ही रह गए। एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई और गहरी चिंता में डूब गई। महामंत्री को दंड देने से क्यों रोका? आदित्य ने उसके पास जाते हुए कहा। ये हम लोगों को भी जानना चाहते हैं, आपने ऐसा क्यों किया? बल्कि आपने इस षड्यंत्र का पर्दाफाश किया था, इसके बाद भी आपने उन्हें दंड देने के लिए क्यों रोका? अजय और सभी लोग उससे पूछने लगे। राज उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। मैं बहुत थक गई, मुझे विश्राम की जरूरत है। ये कहते हुए अरुंधति अपने स्थान से उठी, बिना किसी को कुछ कहे फौरन राज दरबार से निकल गई। बाहर उसे लीला, माया और हप्सी खड़े हुए नजर आए। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरुंधति उन तीनों को एक साथ देखकर कुछ हैरान रही। लीला के चेहरे पर घबराहट थी। छोटी मालकिन, मैं राय निवास में बहुत तेजी से दौड़ते हुए आई हूँ। क्या बात? अरुंधति का दिल तेजी से धड़क उठा। छोटे मालिक हर्ष की स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनका प्रातः से बहुत ही तेज जवार, उन्होंने कई बार उल्टी कर रहे हैं। वे आपको याद करके रो रहे हैं। राजकुमारी उन्होंने यह बात सुनी तो तेजी से बाहर की तरफ भागी। राजकुमार राज उसके पीछे राज दरबार से निकल रहे थे। राजकुमार राज ने जब इस तरह से उन्हें भागते हुए देखा तो उनकी आंखें छोटी होगी। वे इस तरह भागती हुई कहाँ जा रही है? कुछ हुआ क्या? जैसे उनके दिमाग में ये बात आई, वे भी तेजी से उसके पीछे हुए दौड़ते हुए चला गया। इधर वे तीनों के साथ जल्दी से जल्दी अपने घोड़े पर बैठकर राय निवास के स्थान की तरफ चली गई। लीला राजकुमारी अरुंधति के घोड़े के पीछे बैठी हुई थी और कसकर राजकुमारी अरुंधति को पकड़ लिया। वे अरुंधति की मनोदशा समझ रही थी। राजकुमार राज ने भी जल्दी से जल्दी अपने घोड़े पर बैठे और सिपाहियों को उसके पीछे जाने से मना कर दिया और राजकुमारी अरुंधति के पीछे अपने घोड़े पर लगाम लगा दी। जल्द ही राजकुमारी राय निवास के अंदर उतरी और तीनों एक साथ निवास के अंदर प्रवेश कर गई और तेजी से अपने कमरे में तरफ बढ़ गई। उसने देखा राजवेद हर्ष का निरीक्षण कर रहे हैं। वही उसकी माँ उसे संभालने का प्रयास कर रही है। वही हर्ष बिस्तर पर मचल रहा था और तेज तेज रो रहा था। वह माँ माँ कह रहा था। अरुंधति तेजी से बिस्तर की तरफ बढ़ी और हर्ष को अपनी गोद में ले लिया। हर्ष अपनी माँ को देखकर और तेज से रोने लगा। अरुंधति की माँ तेजी से बढ़ी और अरू से हर्ष को छीन लिया और अपनी गोद में लेते हुए कहने अरुंधति को क्रोध से देखकर कहने लगी, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इसे गोद में लेने की। तुम्हें तो सिर्फ अपने राज्य और राज की चिंता रहती है। तुम्हें इतना भी एहसास नहीं कि तुम्हारा छोटा बच्चा तुम्हें कितना समय से याद कर रहा है? क्या तुम्हें इसकी चिंता थी कि कल से कितना ज्यादा जवार से झुलस रहा, कल से एक बूंद भी दूध नहीं पिया? तुम बस उस राजमहल और राज्य की चिंता में लगी रहती हो। कभी तुमने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा? उसकी माँ क्रोध में आकर एक के बाद उस पर इल्जाम लगाई जा रही थी। भाई सब पीछे खड़े हुए लोग खामोशी से उसकी बात सुन रहे थे। हालांकि ये बिल्कुल सच नहीं था। वह सब जानते थे अरू हर्ष का कितना ध्यान रखती है। वह कहीं भी रहे लेकिन उसकी सुरक्षा की चिंता हमेशा रहती थी। नहीं माँ, ऐसी नहीं। अरू रोते हुए अपनी माँ की तरफ बढ़ी और हर्ष को अपनी गोद में ले लिया, जो जवार से रोने से और ज्यादा लाल हो चुका था। उसने तेजी से हर्ष के फूले हुए गालों को चूमते हुए कहने लगी, अपनी माँ को क्षमा कर दो पुत्र। माँ आप सही कह रही है, शायद मैं कुछ ही ज्यादा व्यस्त हो गई। वो रो रही थी और फिर राजवेद की तरफ मुड़ते हुए कहने लगी, मेरे पुत्र को क्या हुआ? राजवेद इस दौरान सपने में खड़े हुए
ये राजकुमारी का पुत्र कैसे हो सकता है? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। अरुण ने दोबारा पत्थर बने हुए राजवेद से पूछा। राजवेद उसकी बात सुनकर अपने होश में आई। कुछ नहीं राजकुमारी, मौसम ठंडा हो जा रहा है, बालक को ठंड लग गई है, जल्द से जल्द यह स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। ये सुनकर अरुंधति ने ठंडी सांस भरी। तभी उसने राजवेद से कहा, आपको यह राज छुपा कर ही रखना होगा क्या? राजवेद ने हैरत से देखा। किस किस से राज छुपाना चाहती है राजकुमारी अरुंधति? तभी एक कड़े का आवाज उस कमरे के दरवाजे के पास सुनाई दी। उसकी आवाज सुनकर सभी दरवाजे की तरफ देखने लगे। अरुंधति के पैर लड़खड़ा गए। जल्दी से माया ने उसे संभाल लिया। सामने राजकुमार खड़े थे। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो रहा था, आंखों में खून के डोरे साफ दिखाई दे रहे थे। सभी ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। सभी राजकुमार को देखकर डर से भर उठे। अरुंधति को आज पहली बार अपने अंदर डर महसूस हो रहा था। इधर राजकुमारी नैन को अपने पिता के बारे में पता चल गया। वह डर से कांप रही थी। वह अपने कमरे में बेचैन होकर टहल रही थी। तभी उसकी पुरानी दासी उसके पास आती हुई कहने लगी, राजकुमारी अभी भी समय है, हम लोगों को यहाँ से भाग चलना चाहिए, नहीं तो आपके पिता के साथ हम सबको कत्ल कर दिया जाएगा। उस दासी के चेहरे पर भय साफ साफ देखा जा रहा था। नहीं नहीं, मेरा सपना ऐसे नहीं बिखर सकता, मैंने इसके लिए बहुत ही मेहनत की है। वह बेचैन होकर सारे सामान को पूरे कमरे में फेंकना शुरू कर दिया। वह चीख चिल्ला रही थी। तभी एक लहराकर जमीन पर गिर गई। दासी डरकर तेजी से उसके पास भागकर पहुंची। उसने तेज आवाज देकर दासी से कहा, जो उस कमरे में उपस्थित थी, जाओ जल्दी जाओ, राजवेद को बुलाकर लाओ। इधर अरुंधति और वह सभी एक टक राजकुमार राज को घूर रहे थे। उन्हें मर्त देवता क्यों कहा जाता था वह आज उन्हें समझ में आ रहा था। सभी के सभी इस वक्त एक कमरे के बाहर निकल गए। राजकुमार की एक भयानक आवाज उस कमरे में गूंज उठी। अरुंधति की मां ने देखा तो डर से जल्दी से हर्ष को अपनी गोद में लिया और बाहर की तरफ जाने लगी। इस बालक को यही छोड़ दो, राज की आवाज में बहुत ही ज्यादा क्रोध झलक रहा था। अरुंधति की मां ने डर से अरुंधति को देखा। अरुंधति ने आगे आकर हर्ष को अपनी गोद में ले लिया और आंखों से इशारे से उन लोगों को बाहर जाने को कहा। उनके बाहर जाते ही बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। राजकुमार राज अपनी कमर से तलवार निकालकर अरुंधति की गर्दन पर रख दिया। कौन है ये बालक, इससे तुम्हारा क्या रिश्ता? अरुंधति ने राज की तरफ देखा, जिसकी आंखों में आंसू भी थे, शायद कुछ किसी चीज को खोने का गम भी था। अरुंधति ने अपनी हिम्मत बढ़ाई और तलवार को अपने एक हाथ से किनारे कर दिया। पहले आप शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाओ? आपने इतना बड़ा सत्य हमसे छुपाया, आप बता क्यों नहीं रही? कौन है ये बालक? क्या उसी रात का? ये कहकर वह चुप गया। अरुंधति ने उसकी बात सुनी और क्रोध से उसकी तरफ देखते हुए कहा, सावधान राजकुमार, कुछ ऐसे शब्द मुंह से ना निकले जिससे आपको सम्मान मेरी नजरों में गिर जाए। तो फिर बताइए कौन है ये? राजकुमार राज ने गुस्से से तलवार को जमीन पर फेंकते हुए दोनों हाथों को अरुंधति के कंधों पर पकड़कर हिलाते हुए पूछा। अरुंधति ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथ से उठाया और हर्ष को लेकर बिस्तर पर जाकर लिटा दिया। इस दौरान वह सो चुका था। अरुंधति हर्ष को बिस्तर पर लिटाकर वो राजकुमार राज के सामने खड़ी हो गई और राजकुमार राज का हाथ पकड़कर हर्ष के पास ले गई। इसे गौर से देखे राजकुमार राज क्रोध से हर्ष की तरफ देखने लगा। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था राजकुमार राज कि यह राजकुमारी का पुत्र किसी और से है। तभी राजकुमार राज चौंक गया इस बात से कि उसने ध्यान क्यों नहीं दिया। हर्ष बहुत ही तक उससे मिलता जुलता था। अरुंधति ने कहा, ये आपका ही पुत्र है? ये बात सुनकर राजकुमार राज के सर पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा। वह रानी भरी नजरों से अरुंधति को देखने लगी। ये आप क्या कर रही हैं? जहाँ तक मुझे याद है मैं आपके साथ, ये कहकर वह चुप हो गया। अरुंधति बिस्तर पर जाकर बैठ गई। हर्ष के बालों को उंगलियों से घुमाने लगी। हर्ष का जवार उतर चुका था। ये देखकर उसे शांति मिली। वही राज सवाल भरी नजरों से अरुंधति को देख रहा था। अरुंधति ने अपनी तरफ बिस्तर पर थोड़ी जगह बनाई और राज के बैठने का इशारा किया। राज उसके पास जाकर बैठ गया। बताइए कृपया करके मेरी धैर्य की परीक्षा न लीजिए, मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? हर्ष की तरफ देख कर कहते हुए कहा, जो नींद में कुलमुला रहा था। आपको याद है हमारे विवाह से पहले हम लोगों की मुलाकात कहाँ हुई थी? अरुंधति ने राज को गहरी नजरों से देखते हुए कहा, हाँ याद है, मैं आपसे पहली बार उस सब में मिला था और पहली बार में मुझे आपसे प्रेम हो गया। राज उस पल को याद करते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगा, अच्छा तो फिर आपको राजकुमारी नैन से क्या था? जो बचपन से आप उसके पीछे रहते थे, उसके लिए आपने मुझे कितनी बार दंड दिया? अरुंधति ने अपने दिल में जलन और दुख उसके साथ रखते हुए कहने लगी। राजकुमार मुस्कुराया और उसको अपने भावों में भर लिया और उसको आपको इस तरह से अपने भावों में भरते हुए देखकर अरुंधति कसमसाने लगी। राजकुमार ने पकड़ अपनी और भी ज़्यादा मजबूत कर दी। शांत रहो, पहले मेरी पूरी बात सुनो। हमेशा से वो मेरी मित्र ही, मैंने हमेशा से उसे अपने मित्र की तरह समझा। अब बात को मत बदलो, पूरी बात बताओ। हर्ष मेरा पुत्र कैसे हुआ? आपको याद है जब हम लोग पहली बार प्रथम उस तब में मिले थे? अरुंधति ने तेज सी नजरों से राजकुमार राज को देखते हुए कहा, मुझे याद है। राजकुमार राज ने हाँ में गर्दन हिलाई। तो आपको ये भी याद होगा हम लोग एक भोजनालय में बैठे थे जहाँ पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। फिर धीरे धीरे करके अरुंधति ने सारी बातें बताने लगी। जैसे जैसे वह बता रही थी वैसे वैसे राजकुमार राज के चेहरे के रंग बदल रहा था।
उसके हाव भाव चेंज हो रहे थे। इतना बड़ा षड्यंत्र, इतना बड़ा धोखा। अरुण ने अपनी बात को समाप्त करके राजकुमार राज से कहा, तो बताइए मैं किस बलबूते से बताती कि ये पुत्र आपका है, जबकि मुझे पता था कि अगर ये बात किसी और को मालूम हो जाती तो हर्ष को खतरा रहता। इतना बड़ा संकट वह कैसे ले सकती थी। इधर राजकुमार राज उसकी बातों को सुनकर उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसका बस नहीं चल रहा था कि अगर राजकुमारी ने उसके सामने होती तो अपनी तलवार से उनके गर्दन उड़ा चुका। मेरे साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया। राजकुमार क्रोध से भर उठा। फिर अचानक वह राजकुमारी अरुंधति को देखकर हैरत से कहने लगा, कितना, इसका मतलब जो वह मेरे बच्चे से गर्भवती होने का दावा कर रही थी वह भी असत्य था। बिल्कुल, वह भी असत्य था। राजकुमारी नयन आरंभ से ही असत्य और षड्यंत्र करने वाली चली आ रही थी। वह बाल अवस्था से ही मुझसे ईर्ष्या करती थी। वह अपने आगे मुझे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती थी। यही कारण था उसने मुझे हर तरफ से हानि पहुंचाना चाहती थी। उन्होंने मेरे विरुद्ध आपके कान भरे थे। सबकी नज़रों में मुझे एक बुरी महिला के रूप में प्रस्तुत कर दिया और दूसरी तरफ उसने मुझे ऐसा विष दिया जिससे मेरे शरीर में धीरे धीरे कुरूप होता चला गया। उसने हम पर बहुत ही अत्याचार किए। जब मैं महल में रहती थी तो उसने मुझे अपने दासियों वाले काम करवाए। धीरे धीरे राजकुमारी सारे अत्याचार उसको बताने लगी और किस तरह से उसने इन सब अत्याचारों को सहा। राजकुमार राज का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। अब राजकुमारी नयन को जीवित रहने का कोई हक नहीं है। बनता आज ही उसका जीवन लीला समाप्त करता हूँ। ये कहते हुए वो क्रोध से उठा और अपनी तलवार निकालकर बाहर जाने लगा। अरुंधति ने देखा तो तेजी से बढ़कर उसके पीछे से कसकर अपनी बाहों में बढ़ लिया। शांत हो जाइए राजकुमार, ऐसे तो हमारा सारा खेल खराब हो जाएगा। नहीं अरुंधति, मुझे छोड़ो। इतना बड़ा असत्य, इतना बड़ा षड्यंत्र। राजकुमार क्रोध से फुसफुसा रहा था। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे हर्ष को संकट में पड़ जाएंगे। हर्ष को प्राण बचाने के लिए हमें इतने दिनों तक उसे छुपाए रखा, ऐसे उसका राज सामने आ जाएगा। अभी हर्ष का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अरुंधति ने कस को उसके अपने बाहों में दबाव डालते हुए कहा। अरुंधति की बात सुनकर राज अपनी जगह पर रुक गया। मतलब क्या तुम्हारा? राजकुमार ने उसे गहरी आंखों से देखा। राजकुमार, आप सोचिए, जब राजकुमारी नैन और उसके परिवार वाले मुझे सती पहुंचाने के लिए क्या क्या चाल सकते हैं, तो क्या हर्ष को हानि पहुंचाने के लिए वह षड्यंत्र नहीं रचेंगे? अरुंधति ने राजकुमार राज को समझाते हुए कहा। और शायद राजकुमार राज उसकी बातों को समझ भी रहा था, क्योंकि उसका पुत्र होने का मतलब यह था कि राज्य के बाद उसका उत्तराधिकारी उसे ही घोषित किया जाएगा। और अगर उसके पुत्र को कुछ भी हो जाता तो उसे राजा ना बनाकर किसी और भाई को राजा बनाया जाता। ये सोचकर वह अपनी जगह पर रुक गया। उसे समझ में आ गया अरुंधति क्या कहना चाह रही है। उसने तलवार वापस अपनी कमान में रखी और पलटते हुए अरुंधति को अपने बाहों में भर लिया, जिसका चेहरा रोने से लाल हो रुक चुका था। उसने अपने दोनों हाथों से अरुंधति के चेहरे से आंसू पोंछे। राजकुमार राज ने अरुंधति को कमर से पकड़कर अपने आप से चिपका लिया। अब आप मुझसे दूर नहीं जा सकती। अब जल्द ही हम दोनों का विवाह करके अपने परिवार संपूर्ण करेंगे। अब क्योंकि आप मेरे पुत्र की माँ है तो अब तो बिल्कुल मुझसे दूर नहीं जा सकती। ये कहकर उसे और भी कसकर गले लगा लिया। अरुंधति उसको अपने से दूर करना चाह रही थी, लेकिन शायद उसके अंदर अरुंधति के दिल उसे ऐसा करने ही से मना कर रहा था। राजकुमार राज उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। धीरे से उसके कान में कहने लगे, जिसे सुनकर अरुंधति ने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए और उसकी तरफ से पीठ कर ली। राजकुमार हल्के से हंसा और उसे पीछे से अपने बाहों में भरकर उसके गले पर अपने होठ रख दिए। नहीं राजकुमार, अरुंधति घबरा की, चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, बस मुझे एहसास करने दो। इतनी बड़ी प्रसन्नता मिली है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अभी जोर जोर से बोलूं कि मैं एक पुत्र का पिता हूं। मुझे ये प्रसन्नता तुम्हारे साथ पूरी करनी है। ये कहते हुए राजकुमार राज ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे अपने बगल में लेटा लिया। फिर वह कहने लगा, जब भी मैं राजकुमारी नैन के पास जाता हूँ तो मुझे ऐसा एहसास नहीं होता था जो इस समय तुमसे हो रहा है। वही दूसरी तरफ राजमहल में राजकुमारी नैन की हाथ की नाड़ी का निरीक्षण कर रहे थे। कुछ ही देर में राजवेद ने सर झुकाते हुए कहा, अच्छी खबर है राजकुमारी, आप माँ बनने वाली। ये सुनते ही राजकुमारी झटके से अपने बिस्तर से उठ गई। उसका चेहरा चमक रहा था। आज उसे रास्ता दिख गया था अपने परिवार को बचाने का। इधर आओ मेरे पास। राजकुमारी ने अपनी खास दासी को अपने पास बुलाया। उसकी दासी उसके पास गई तो नैन ने उसके कानों में कुछ कहा। अपनी कमर पट्टी से एक अंगूठी निकाली और उसके हाथ में पकड़ा हुआ उससे कहना, उसके आने का वक्त आ गया। अगर वह अभी समय पर नहीं आए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जहाँ इधर राजकुमारी नैन षड्यंत्र करने में व्यस्त थी, वहीं दूसरी तरफ राज और अरु सब कुछ भूल कर अपने ही में गुम थे। दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। अरुंधति उसके सीने पर सर रखे हुए थे और राजकुमार राज उसे चेहरे पर अपनी उंगलियां फेर रहा था। राज को इतना अच्छा पहले कभी नहीं लगा था जितना उसे आज लग रहा था। राजकुमार राज ने धीरे से उसे आवाज़ दी। अरुंधति ने बस इतना ही कहा था। उसने अपनी आंखें बंद किया। उसके सीने पर लगी रही। तुमने महामंत्री को दंड देने से क्यों रोका?
उसकी बात को सुनकर उसने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गई और राज को देखने लगी। जरूर कोई खास कारण रहा होगा, मैं सही कह रहा हूँ ना राजकुमार? राज ने उससे पूछा। राजकुमारी अरुंधति कहने लगी, राजकुमार आपको नहीं लगता कि इन सब को इतनी आसानी से उन लोगों को पकड़ लेना पड़ा? और मेरे चाचा के चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था। आपको नहीं लगता उसके पीछे कोई और भी है? तुम सही कह रही हो, मुझे भी लग रहा है इन सब के पीछे कोई बड़ा हाथ है जो अपनों में ही है। बस यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से मुझसे चूक हो गई। कौन सी कड़ी है जो हम लोगों से छूट रही है? कुछ तो ऐसा है जो छुपा हुआ है जो हम लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। राजकुमार राज ने उसे बाहों में पकड़ दोबारा से कहा, अच्छा अब सो जाओ, हर सब पहले से ठीक है, तुम विश्राम कर लो। वैसे भी कल का दिन मेरा बहुत ही व्यस्त जाने वाला। राज ने अरुंधति के बालों पर अपने हाथ फेरते हुए कहा। क्या कोई खास कारण? अरुंधति ने अपनी बाहों में उसके सीने पर सर रखते हुए कहा। उसकी हरकत पर राजकुमार राज खुलकर मुस्कुरा दिए। उसके बालों को सहलाते हुए कहने लगा, कल मेरी दोनों रानी माँ आ रही हैं। दोनों माँ आ रही है? मैं कैसे भूल सकती हूँ। राजा की 3 पत्नियां थी, पहली रानी रूपमती, दूसरी रानी रात्रि, तीसरी रानी जो सबसे छोटी थी सनम कुमारी। ये 2 कहाँ थी? इस खबर से उसे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं महसूस हो रही थी। ये दोनों तपस्या करने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर गई थी। अजय और विजय रानी रात्रि कुमारी के पुत्र है। समन कुमारी मेरी तीसरी माँ, उसकी एक पुत्री है जो उनके साथ उनका नाम राधा है। वह अपने 4 भाइयों की एकमात्र बहन है जो हम सबको बहुत ही प्रिय है। कल तुम्हें उनके सामने बहुत ही अच्छे से तैयार होकर आना है। वैसे तो दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन राधा थोड़ी सी जिद्दी है। ये कहते हुए राजकुमार ने नीचे उसकी तरफ देखा जहाँ वह अपने आप में बताए ही जा रहा था। अरुंधति सो रही थी। ये देखकर वह हंसते उसे अपने बाहों में भरते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी उसकी अचानक आंखें खोली और अर्श की तरफ देखा जो बहुत ही सुकून से सो रहा था। राज की आंखों में ढेर सारा प्रेम उतर आया। एक पिता का भाव उसके दिल में उमड़ रहा था। प्रातःकाल अरुंधति अपने बिस्तर पर सो रही थी। तभी उसे अपने पेट पर कुछ भारी सा लगा। उसे महसूस हो रहा था कि कोई अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसके सीने पर मार। आरू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आर्स उसके पेट पर ऊपर बैठा हुआ उसे हंसता हुआ देख रहा था। अपनी माँ को जागता हुआ देखकर से खुशी से उछल पड़ा और सीने पर जाकर उस पर लेट गया। अरुंधति उसकी हरकत पर मंत्रमुग्ध हो गई। उसने उसको अपनी बाहों में लिया और लगातार उसको चूमने लगी और उसके साथ बिस्तर पर खेलने लगी। तभी दरवाजा खोलकर माया अंदर आई और अरुंधति को सही सलामत देकर उसके हाथ जोड़कर ऊपर वाले का धन्यवाद किया। वे सब कल से बहुत ही डरे हुए थे, लेकिन अरुंधति को सही सलामत देकर उन्हें बहुत ही प्रसन्नता महसूस हो रही थी। राजकुमारी प्रातः हो चुकी है, आप अर्श को मुझे दे दिया, इसे स्नान करके कुछ खिला दूंगी। नहीं तुम रहने दो, आज मैं खुद अपने पुत्र को नहलाऊंगी और इसको सजाकर खुद अपने हाथों से भोजन करवाऊंगी। अरुंधति ने हर्ष को गोद में लेते हुए उछलते हुए कहने लगी। वह अपने ही हर्ष को उछाल ही रही थी कि तभी अरुंधति को जोर से चक्कर आया। वह लड़खड़ा गई और हर्ष के ऊपर ही जा गिरी। तभी माया ने जल्दी से उसे संभाल लिया। अरुंधति की आंखों के सामने अंधेरा चाहे कुछ तो वह अपने आप में संभालने को लग गई। आप कैसी हैं, क्या हुआ आपको? माया की चिंता भरी आवाज़ सुनकर उसने अपनी आंखें खोलकर माया की तरफ देखा। नहीं मैं ठीक हूँ, लगता है मैं आजकल भोजन सही से नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं कमज़ोर हो गई। चलो। उसने हर्ष को वापस माया की गोद में ले लिया और उसे बाहर निकल गई। इसलिए चीज देखो बिना कि पीछे उसके कमरे में देवदूत उसके बिस्तर पर बैठा उसको चिंता से देख रहा था। काफी समय के बाद देवदूत उससे मिलने आया था, लेकिन देवदूत के चेहरे पर चिंता की रेखाएं थी।